हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नॉलेज टॉपिकिंग पे। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपका ये एनाटॉमी का है। ठीक है, ये एनाटॉमी का जितने भी जीएनएम स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, बहाली आने वाली है, और जो पहले से तैयारी में नहीं भिड़े हुए हैं तो आप लोग तैयारी करना भीड़ जाइए, क्योंकि जब बहाली आएगी तो अगर आप तैयारी करके नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग अपना ज़रूर तैयारी कीजिए। मैं आप लोग के लिए डेली इसी तरह से क्वेश्चन लेके आऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट भी दे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जल्दी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा। तो आप इस तरह से आप डेली क्वेश्चन आपको मिलेगा और कुछ अन्य बुक से भी आप लोग को जो है टेस्ट सीरीज खिलाया जाएगा। बहुत जल्दी ये होने वाला है। तो अगर आप लोग जीएनएम जितने भी कैंडिडेट अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आज जो मेरा है ये आपका एनाटॉमी का हम जो है शुरू से कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट है एनाटॉमी। आपका फर्स्ट चैप्टर है सेल। ठीक है, तो सेल में से हम आपको क्या करेंगे, डिटेल जो भी उसका रहेगा उसी से ऑब्जेक्टिव ला के हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज आपका पहला सेल है। तो सेल में पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अगर जिनको आता है तो वो इसका आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब क्वेश्चन आए तो उस टाइम आपको कमेंट में टाइप करना ए भी, या फिर आप उसमें नाम भी लिखिएगा। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई का यानी फंक्शनल यूनिट जो बॉडी का है वो कौन सा है। क्या टिश्यू है, कोशिका है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका, जो कि आपका फंक्शनल यूनिट है, वो सबसे छोटी इकाई आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिकांग का मतलब कोशिका, तो देखिए कोशिकांग को तोड़ेगा क्या, कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका का अंग कौन कौन सा है। तो कोशिका का अंग कौन कौन सा है, आपको मैं पहले पिक्चर के द्वारा भी बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका एनिमल सेल है। इसमें कोशिकांग कौन सा, जितने भी ये आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ये है, ये कितने जितने भी ऑर्गन, ये क्या है, कोशिका, ये सेल बॉडी है। ये क्या है, सेल बॉडी है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप, जो कि आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटर यानी गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका कोशिका यानी सेल ऑर्गन है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये जितने आप देख रहे हैं क्या है, ये सब इसके अंदर जितने पार्ट है ये क्या आपका सेल बॉडी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा जो है कोशिकांग नहीं है। ठीक है, कौन सा कोशिकांग नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये बोला कोशिकांग नहीं, कौन सा सेल बॉडी नहीं, ये तो आपका तीनों क्या है, सेल बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। क्या आंसर इसका होगा, डी नंबर इसका आंसर सही है, कि कोई भी इसमें नहीं है। ये सारे तीनों जो है, तीनों क्या ये कोशिकांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किससे बना था, यानी कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण था, जो आपने सेल देखा, ये जो आपका सेल है इसका ये जो आवरण है ये किससे बना होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, आप लोग जानते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आपका सारा बॉडी पार्ट जो इसका रहता है। तो ये जो है आपका बाहरी आवरण ये किससे बना होता है, ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, फास्फोलिपिड से बना होता है, या फिर दोनों से, या फिर सिर्फ प्रोटीन से। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आप इसमें आंसर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। इसमें बोला क्या, प्रोटीन का या फिर फास्फोलिपिड, दोनों। देखिए आपका जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपका प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों से बनता है। देखिए ये सब क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि ये सब आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, कॉमन सब क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या है आपका दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और जो भी एनएम स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये भी आप लोग के लिए अच्छा है। ये सबका जनरल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका कोशिका कला किस रूप में कार्य करती है, यानी कोशिका कला किसे बोले, वही सेल मेम्ब्रेन जिसे करे। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका कला है, ये किस रूप में कार्य करती है, इसका कार्य क्या है ये बताइए। क्या ये पारगम्य झिल्ली है, ये अपारगम्य झिल्ली है, सेकेंड है आपका चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, और इसमें ऑप्शन है सी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझिए अपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, जो कि आर पार नहीं हो सके उसको अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब हुआ कि कुछ चीज़ सेलेक्ट करके उस तभी उसके अंदर जोने देगा। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या हुआ, वो कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ही इस मेम्ब्रेन के अंदर वो जोने देगा। और आपका ऑप्शन सी में क्या है, दोनों, यानी आपको बताना है सेल मेम्ब्रेन जो वो किस रूप में कार्य करती है। अगर आपको आ रहा है आंसर तो आप आंसर टाइप कीजिए, नहीं तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी सेलेक्टिव है आपका पारगम्य झिल्ली है, यानी आपका ये जो आंसर होगा ये क्या होगा आपका बी नंबर आपका आंसर, यानी कुछ चीज़ को ही सेलेक्ट करके ये इसके अंदर ये जोने देता है। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फास्फोलिपिड के अणुओं को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो सिर के किस भाग पर कौन सा आवेश पाया जाता है, यानी जो आपका फास्फोलिपिड के अणु तो जो आपको मैंने बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है, तो ये जो फास्फोलिपिड है उसके दो अणुओं में विभक्त किया जाता है। ठीक है, तो सिर का यानी कि उसको ये अणु है इसको दो भाग में बांटिएगा, ये आपका हेड भाग हुआ, ये टेल भाग हुआ। तो ये बोलता है हेड भाग पे जो होता है कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है या आवेशहीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको अगर सही आंसर पता है तो आप लोग आंसर कीजिए, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऋणात्मक, यानी जो आपने अणु को तोड़ा है ये आपका हेड भाग हुआ, ये टेल भाग हुआ। तो ये जो हेड भाग है ये ऋणात्मक होता है, और ये जो टेल भाग होता है ये आपका आवेशहीन होता है, ये फास्फोलिपिड का। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपका कुछ नोट्स पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। है कि आपका टेल भाग पर आवेश नहीं होता है, जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि ऋणात्मक होते हैं वो हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वह जल के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो जो आपका हेड भाग है फास्फोलिपिड का वो क्या है आपका ऋणात्मक है, तो वो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी उसको जल के प्रति लगाव होगा। और जिस पर चार्ज नहीं होता वह क्या होता है हाइड्रोफिलिक, उसको जल से वो दूर भागता है, कौन होगा हाइड्रोफोबिक होगा। तो ये पॉइंट आप दोनों याद रखिएगा, इन सब पॉइंट पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कोशिका कला, यानी सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, तो इसका और फंक्शन क्या आप देखिए, कोशिका को नियमित आकृति प्रदान करना, दूसरा आपका है कोशिकाओं को रक्षा करना, और आपका है भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करना। यानी कोशिका जो मेम्ब्रेन है, ये जो आपका मेम्ब्रेन है इसका क्या क्या कार्य है, तो इसके कार्य क्या है, कोशिका को नियमित आकृति प्रदान करना, बिल्कुल सही। देखिए जब ये मेम्ब्रेन रहते हैं तो ये क्या करते हैं, एक नियमित आकृति प्रदान करता है, और ये क्या करता है कोशिकाओं, यहाँ कोशिकाओं लिखा गया, यहाँ पे होगा कोशिकांगों। ठीक है, कोशिकांगों की रक्षा करना, इसके जितने ऑर्गन हैं उसके रक्षा करना। ये आवरण क्या करता है, ये बाहरी ये जो आवरण होता है ये अंदर के सारे ऑर्गन को रक्षा प्रदान करता है। और भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण, जो भी भोजन करते हैं उसे क्या करता है पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर है, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा, डी। इसका सही आंसर क्या है, डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन है फर्स्ट में आरबीसी यानी आपका रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, बी है आपका प्लेटलेट्स, सी है आपका डब्ल्यूबीसी, और डी में है कि आरबीसी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि कौन में केंद्रक नहीं पाया, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सारे कमेंट में टाइप कीजिएगा, उसमें फुल लिख के आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है कि आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन आप ये सब क्वेश्चन एकदम से याद रखिएगा। हम आपको जितना भी क्वेश्चन में बोले
जितना भी हम क्वेश्चन लाएंगे वो एक अच्छा क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि जो भी आपका जो थ्योरी है उसको हम डिटेल में पढ़ के उससे क्वेश्चन पॉइंट जो अच्छा पॉइंट है उसको हम लाएंगे। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आपका जल्द ही टेस्ट सीरीज जो है शुरू होगा, जो कि स्पेशल जीएनएम के लिए, और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जितने भी जीएनएम स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। आप नॉलेज टॉपिंग का जो एप्लीकेशन है वो आप उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसी में आपको जीएनएम का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगा उसी के माध्यम से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो डी होगा, यानी कि आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। आगे जो क्वेश्चन है, सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, यानी जो ये आपका सेल है, कोशिका है, इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है या गोल्जी बॉडी है? इसका सही आंसर आपको बताना है। सबसे बड़ा कौन सा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। तो इसका देखिए, सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। क्या होता है? न्यूक्लियस सबसे बड़ा कोशिकांग, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो न्यूक्लियस है। आगे क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन गाढ़ा होकर किसका निर्माण करता है? कहता है कोशिका जब विभाजन होता है, क्रोमेटिन जो होता है गाढ़ा होकर किसका निर्माण करता है? सबसे पहले आपको क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है ये आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, क्रोमेटिन जो है ये आप देख रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पूरा आपका सेल है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके अंदर देखिए धागा नुमा, जो ये आपका धागा धागा देख रहे हैं, यही आपका क्रोमेटिन है। क्या है? ये आपका क्रोमेटिन है। ये जो धागा देख रहे हैं ये सारा क्या है? आपका क्रोमेटिन है। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है। तो क्या करें, कोशिका विभाजन, जब कोशिका का विभाजन होता है उस टाइम क्रोमेटिन जो गाढ़ा होकर किसका निर्माण करती है? क्रोमेटिन गाढ़ा हो जाता है, किसका निर्माण करती है? तो क्या ऑप्शन आपका है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस, ये किसका निर्माण करती है? तो देखिए, क्रोमेटिन जो है आपका गाढ़ा होकर ये आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं यही इसमें गुणसूत्र ही जो आपका है जेनेटिक गुण को वहन करता है। ये आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है निर्माण करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है वो भी देख लीजिए। क्रोमेटिन जो है किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन एवं डीएनए से बनी होती है। क्रोमेटिन किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं डीएनए से बनी होती है। क्रोमेटिन की रचना जो होती है कैसा होता है? तो धागे के समान होती है, जो कि मैंने आपको दिखा न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से धागे नुमा था। ये केंद्रक द्रव के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये आपका जो पाया जाता है, देखिए सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक में जो है द्रव भरा हुआ रहता है, और सेल में भी जानते हैं इसमें भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसी में ये पाई जाती है, एक धागानुमा संरचना रहती है। और ये किससे बनी होती है? तो क्रोमेटिन जो प्रोटीन एवं डीएनए की बनी होती है। तो आप लोग को मैंने शुरू में बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी होती है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। तो आपको ये आंसर में बताना है। तो नेक्स्ट आपका आगे का जो टॉपिक है उसका मैं वीडियो लेके आऊँगी। कम क्वेश्चन होगा, इसका संख्या भी बहुत जल्द बढ़ेगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अब कल मिलते हैं, और आप लोग के लिए इसी प्रकार से पूरा बुक खत्म किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग में भी है वो लोग भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो आपका सिलेबस का जो बुक जो चलता है आईएनसी के जो अकॉर्डिंग बुक है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे तैयारी होगा। और ये आपके चैप्टर वाइज सारे एक एक लाइन वाइज आपका ऑब्जेक्टिव जो मुख्य पॉइंट होगा उसका ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। तो अभी आपका एनाटॉमी होगा, इसी प्रकार से सारे बुक को ख़त्म किया जाएगा। कोशिश रहेगा कि जो भी एग्जाम होने वाला है उसके ध्यान में रखते हुए आपका फास्ट जल्द से जल्द सिलेबस कवर कर दें। थैंक यू।